नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिता की अचानक मौत से गोपाल दुखी तो था, पर उससे भी ज्यादा उनके क्रियाकर्म पर होने वाले खर्च से परेशान था। वह सोच में पड़ गया कि आखिर किस तरह वो मृत्यु भोज के लिए पैसे की व्यवस्था कर पाएगा। आखिर में पत्नी वंदना के कहने पर गोपाल ने अपनी दोनों बहनों पायल और सुलेखा से पैसे क्या मांग लिए। उनकी आंखों की किरकिरी बन गया। फिर मायके के घर में अपना हिस्सा लेकर ये दोनों बहनें क्या जीत की मिठाई खा सकीं, या फिर आज सुबह सुबह सोहनलाल जी की आंखें मूंदते ही गोपाल और उसकी पत्नी वंदना के समक्ष तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। पिता के जाने का दुख तो गोपाल को था ही, लेकिन साथ ही साथ गोपाल और वंदना को अब इस बात की चिंता भी सताने लगी थी कि पिता की अंत्येष्टि और मृत्यु पर्यंत समाज के द्वारा बनाए गए ढकोसलों पर खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जो भी पूंजी थी वह तो पहले ही दोनों बहन पायल और सुलेखा को एक अच्छे परिवार और रईस खानदान में ब्याहने में चले गए थे, और फिर बची खुची पूंजी भी पिताजी की बीमारी में स्वाहा हो गई। उनमें इतना साहस नहीं था कि वे लोगों के कमेंट सुन सकें। अभी तक तो यह स्थिति थी कि पिता की थोड़ी सी पेंशन और घर से लगी गोपाल की एक छोटी सी किराने की दुकान से बच्चों की पढ़ाई और जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन अब पिताजी के जाने के बाद यह सब कैसे हो पाएगा। यह सोचकर गोपाल निढाल सा सोफे पर जा बैठा। तभी वंदना उसके कांधे पर हाथ रखती हुई बोली, चलो उठो, पायल और सुलेखा को खबर करनी पड़ेगी और बाकी रिश्तेदारों को भी खबर दे दो। जो होना था वह तो हो ही गया, अब आगे की आगे सोचेंगे। पहले जो सामने है उसे तो निपटाएं। मेरे पास दोनों बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे रखे हैं, उन्हें आप अभी के लिए ले लो, और फिर पायल और सुलेखा के आने के बाद उनसे कुछ मदद के लिए कहना। यह सुनकर गोपाल की आंखों में पानी आ गया। आज उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वह अपने पिता की मृत्यु पर मेहमानों को ठहरा भी सके। उसे अपने पिता के अंतिम क्रियाकलापों के लिए भी अपनी दकियानूसी बहनों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, जो रीति रिवाज का नाम लेकर हलवा पूरी और मौज का इंतजाम करने के मौके नहीं छोड़ती थीं। बहनों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसकी अपनी मजबूरी थी। अपने रिश्तेदारों में एक गोपाल ही तो था जो पैसों के मामलों में सबसे ज्यादा कमजोर था। सोहनलाल जी की मृत्यु की खबर पाकर सभी आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने लगे। सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। सभी एक दूसरे को अपने पैसे की शान इस शोक स्थल पर भी दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन सभी गोपाल से कन्नी काटते हुए नजर आए, क्योंकि गोपाल की माली हालत से सभी वाकिफ थे और कोई भी गोपाल की मदद रुपए पैसे से नहीं करना चाहता था। ऊपरी तौर पर भले ही सभी शोक जता रहे थे और जहां तक हो सके सहयोग करने की बात भी कह रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी इस बात से डरे हुए थे कि कहीं गोपाल कुछ रुपए पैसे मांग ना ले। गोपाल की दोनों बहनों के आने के पश्चात और उनके द्वारा अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के उपरांत अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर दी गई। रिश्तेदारों को विदा करने के बाद जब गोपाल ने अपनी दोनों बहनों से कहा, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, बाबूजी की बीमारी और अब उनकी मृत्यु के बाद जो थोड़े बहुत कर्मकांड करने पड़ेंगे, इस सब पर बहुत खर्चा बैठेगा। तुम दोनों का परिवार संपन्न है, अगर तुम दोनों पैसे का इंतजाम कर दो तो मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। गोपाल का इतना कहना था कि दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। उसके बाद पायल, जो गोपाल से छोटी और सुलेखा से बड़ी है, उठ खड़ी हुई और तुनक कर बोली, देखो भैया और भाभी, आप भी सुन लो। हम दोनों बहनें पैसे वाले और रईस परिवार में जरूर गई है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि हम आप लोगों के शौक और जरूरतों के लिए अपने ससुराल से पैसे ला कर दें। हमारा भी कुछ मान सम्मान है कि नहीं उस घर में। ससुराल से रुपए पैसे लाकर आप लोगों को देने लगें, तब तो फिर हो गया। सबके आगे ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, मजाक बन जाएगा हमारा। और तो और मेरी ननद मुझे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी, कहेगी कि कैसी भुक्कड़ घर से आई हो। भैया को देना चाहिए तो उल्टा आपके भैया भाभी बहन के आगे हाथ फैला रहे हैं। ना रे बाबा ना, भैया मुझसे तो रुपए पैसे की कोई उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। हाँ, छोटी का छोटी जाने, वो देख लें उसे जो करना है। पायल के ऐसा कहते ही सुलेखा ने भी अपना पल्ला यह कहते हुए झाड़ लिया कि वह भी अपने घर से 1 रुपया नहीं ला पाएगी, क्योंकि अभी अभी उसके पति ने नया व्यापार शुरू किया है जिसमें काफी पैसे लग गए, इसलिए वह रुपए पैसे से तो कोई मदद नहीं कर पाएगी। और फिर
हमने यूरोप जाने का प्रोग्राम भी बनाया है और उसके लिए काफी पैसे पहले ही ट्रेवल एजेंट को दे दिए हैं। इतना कहकर सुलेखा पायल की ओर देखती हुई कुछ कहने का इशारा करने लगी। गोपाल अपनी दोनों सगी छोटी बहनों को चुपचाप सुनता रहा और भीतर ही भीतर अपनी बेबसी में टूटता रहा। तभी वंदना बोली, हम आप दोनों से पैसे उधार के तौर पर मांग रहे हैं। हम आप लोगों के पैसे डकार नहीं जाएंगे। मुसीबत आ पड़ी है इसलिए मांग रहे हैं। कोई अपना शौक पूरा करने को नहीं मांग रहे हैं। और फिर इनके पिता आप लोगों के भी तो कुछ लगते थे। आप लोगों का भी तो कोई फर्ज बनता है। वंदना ने इतना क्या कह दिया। पायल उस पर ही टूट पड़ी और कहने लगी, अरे रहने दो भाभी, आप हमें फर्ज का पाठ ना पढ़ाओ तो बेहतर होगा। जब भी हम दोनों बहनें तीज त्योहारों पर यहां अपने मायके आई तो आप और भैया ने कौन सा अपना फर्ज निभाया है। हमें एक एक सस्ती सी साड़ी पकड़ाकर अपने कर्तव्यों का इतिश्री समझ लिया और अपनी तंगी का रोना लेकर बैठ गए। अभी पायल की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी सुलेखा कूद पड़ी और कहने लगी, सही कह रही हैं दीदी, आप दोनों का तो सदा से पैसों का रोना रहा है, जबकि जबलपुर जैसे शहर के बीचों बीच बाबूजी का यह मकान और दुकान है जिस पर आप लोग पहले से ही कुंडली मारकर बैठे हैं। बाबूजी अपनी पेंशन भी आप लोगों पर ही खर्च करते थे और फिर बाबूजी के एकलौते बेटा बहू होने के नाते उनका अंतिम क्रियाकर्म करना आप दोनों का ही फर्ज है। गोपाल सोफे पर बैठा भीगी आंखों से बिना कोई जवाब दिए अपनी बहनों की तीखी और स्वार्थ भरी बातें सुनता रहा। उसका दिल तार तार हो गया और उसकी आत्मा बार बार चीख चीख कर उससे बस एक ही सवाल कर रही थी कि क्या पैसों के आगे खून के रिश्ते का कोई मोल नहीं? क्या अपनों का कोई मायने नहीं रह गया है? जिनकी मृत्यु हुई है वह कोई और नहीं, इनके भी पिता थे और ये वही पिता थे जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद कर्ज के बोझ तले दबते चले गए और ऊफ तक नहीं किया। आज उन्हीं के नाम पर उनकी अपनी बेटियां 4 पैसे खर्च करने को तैयार नहीं और जिस भाई को दोनों खरी खोटी सुना रही हैं, जिसे अपने पिता के घर और दुकान पर कब्जा करने का लांछन लगा रही है, ये वही गरीब बेबस भाई है जिसने अपने बीमार पिता की सेवा बिना किसी शिकायत के करता रहा। अपनी बहनों का मान रखने के लिए कर्ज लेकर हर तीज त्योहार में अपनी हैसियत से बढ़कर उन्हें दिया। गोपाल की दोनों बहनों से यह सुन वंदना से रहा नहीं गया। वह बिफर पड़ी और कहने लगी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपने सुख और बच्चों के भविष्य की चिंता किए बिना बाबूजी और तुम्हारे भैया को तुम दोनों की शादी बड़े रईस परिवार में करने के लिए कर्ज लेने दिया। अगर तुम्हारे भैया और बाबूजी कर्ज लेकर तुम दोनों का ब्याह ना करवाए होते तो आज तुम दोनों बड़े घर की बहुरानी ना होती। हमें आज यह दिन ना देखना पड़ता और ना ही तुम दोनों से इतना सुनना पड़ता। रही बात इस दुकान की, तो आजकल इतने सारे मॉल और बड़े बड़े किराना स्टोर खुल गए हैं कि इस छोटे से किराने की दुकान से कोई नमक तक खरीदना पसंद नहीं करता। इस गली के कुछ लोग सामान खरीद लें, वही बहुत है। भाभी के इतना बोलते ही तकरार बढ़ गई। दोनों बहनों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो 1 रुपए भी नहीं देंगी। गोपाल को आगे का कर्मकांड जिस प्रकार निपटाना हो निपटाए, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों बहनें सीधे 13वीं पर ही आएंगी। इतना कहकर दोनों वहां से चली गईं और गोपाल उन्हें चुपचाप जाता देखता रहा। उसे अपनी तंगहाली और बहनों का यह कटु व्यवहार अंदर तक तोड़ गया। मरता क्या ना करता, समाज में व्याप्त मृत्युभोज जैसी कुरीतियों की वजह से गोपाल को अपने घर और दुकान को गिरवी के तौर पर छड़ाना पड़ा। 13वीं के दिन फिर सभी नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग शामिल हुए और मजे से जायकेदार भोजन का लुफ्त भी उठा रहे थे और गोपाल की बुराई भी करते हुए हर किसी न किसी चीज में मीन मेख निकाल। दोनों बहनें भी मेहमानों की तरह आईं। गोपाल और वंदना के द्वारा की गई व्यवस्था और खान पान पर कमी निकालकर अपने पिता को खोने का ढोंग कर वापस अपने ससुराल चली गईं। 13वीं से जाने के बाद पायल और सुलेखा ने कई महीनों तक गोपाल और वंदना की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और एक दिन अचानक गोपाल के घर पर कानूनी नोटिस आया, जिस पर दोनों बहनों ने घर और दुकान पर अपने हिस्से का दावा कर दिया था। यह पढ़कर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बहनें, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास सब कुछ था, वे चंद पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएंगी। वंदना को जैसे ही हिस्से के बारे पता चला, वह गुस्से में तमतामा उठी। उसकी भौहें तन गईं। तभी गोपाल उसे समझाते हुए बोला, शांत हो जाओ तुम। कानूनी तौर पर पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बराबरी का अधिकार होता है
और वही वो दोनों मांग रही है। इसमें कोई गलत भी नहीं है। वैसे भी मकान और दुकान दोनों गिरवी पड़े हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं घर और दुकान वापस पा सकूं, तो ठीक है, इन्हें बिक जाने दो। कम से कम पायल और सुलेखा को तो उनका हिस्सा मिल जाएगा। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। गोपाल के ऐसा कहते ही वंदना उसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। शांतिपूर्वक मकान और दुकान बिक गए, जिसके 3 हिस्से हुए। पायल और सुलेखा अपने हिस्से के रुपए लेकर चली गईं। इधर अपना कर्ज चुकाने के बाद गोपाल के हाथों में कुछ नहीं बचा था। गोपाल के परिवार के सिर से छत, उसके बीवी बच्चों के मुंह से निवाला और उसका रोजगार सब छिन गया था। उसका पूरा परिवार रास्ते में आ गया था। उधर दोनों बहनें इस बात का जश्न मना रही थीं कि उन्हें उनके हिस्से का पैसा मिल गया। तभी पायल की सहेली अर्चना वहां आ गई, जो पिछले कुछ समय से शहर से बाहर थी। अर्चना को देखते ही पायल ने उसे गले लगा लिया और उसकी ओर मिठाई की प्लेट बढ़ाती हुई बोली, तू एकदम सही समय पर आई है, ले मुंह मीठा कर। अर्चना मिठाई की प्लेट हाथों में लेती हुई बोली, अरे पहले यह तो बताओ कि यह मिठाई किस खुशी में। तभी पायल चहकते हुए बोली, हमारे बाबूजी का मकान और दुकान, जिसमें हमारे भैया कब्जा जमाए बैठे थे, आखिरकार बिक ही गया और हम दोनों बहनों को हमारा हिस्सा मिल ही गया। ये हमारे जीत की मिठाई है। यह सुनते ही अर्चना मिठाई की प्लेट नीचे रखती हुई बोली, मैं यह मिठाई नहीं खा सकती। इस मिठाई में मिठास नहीं, कड़वाहट छुपी है। ये वह मिठाई है जिसमें एक बेबस भाई का बेघर हो जाने का दर्द छुपा है। तुम दोनों बहनें जीत जरूर गई हो, लेकिन भाई बहन का रिश्ता हार गया है। इतना कहकर अर्चना वहां से चली गई। पायल और सुलेखा सन्न खड़ी रहीं, जैसे किसी ने उन्हें उनका स्वार्थ रूपी असली चेहरा दिखा दिया हो। कोई भाई को अगर अपनी बहनों को अच्छे घर में ब्याहने का ये सजा मिले, तो क्या कोई भैया भविष्य में ऐसा कदम उठा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।